अभी बाकी है। ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। पढ़ाहम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज से नई क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस वर्ष से कामना करते हैं कि वर्ष 2026 आप सभी के लिए सफलता भरा हो। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले, आप उस लक्ष्य को पूरा करें और 2026 का साल आपके लिए बेरोजगारी के अंत का साल हो। आप जिस भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी में हम अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से एक छोटा सा प्रयास आज नए वर्ष के रूप में शुरू किए हैं, जिसमें एक हम लोग नए बैच उड़ान एक्सप्रेस बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत करेंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार तीनों करेंट अफेयर्स को साथ में समाहित करते चलेंगे। ये हम लोग का एक यूनिक चैनल होगा। इसमें प्री और मेंस दोनों के टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि मेरा वनडे एग्जाम पे पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रहेगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का वर्तमान समय में इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आप, वो सभी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी हो, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरा फोकस वनडे एग्जाम से लेकर बीपीएससी, यूपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को इसमें समाहित करेंगे। और चूंकि हम शुरू से ही बताते चल रहे हैं, जो भी मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं उनसे हम चर्चा करते हैं कि करंट अफेयर्स एकाएक कोई एक मोटी सी बुक ले लेने से या एक बुक ले लेने से, उसको एक साल में पढ़ लेने से आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाए, इसकी संभावना बहुत ही कम बनती है। इसलिए करंट अफेयर्स के मामले में आवश्यकता होता है कि आप डेली जितने करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं, 10 से 15-20 करंट अफेयर्स ही डेली होते हैं, उस करंट अफेयर्स को आप लिखते चलिए, उसका नोट्स बनाते चलिए और वो आपके तैयारी में बहुत ही ध्यान देगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज से हम लोग उड़ान एक्सप्रेस बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत हम चूंकि नए वर्ष के उत्साह में सब लोग व्यस्त थे, आज से हम लोगों ने शुरू किया है। अभी हम 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक के बीच का वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल, नेशनल, बिहार स्पेशल सभी करंट अफेयर्स हैं। उसके बाद कल से 5 जनवरी से आपको डेली का वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। प्रयास रहेगा मेरा, और इस बार लिखित फॉर्म में है, आगे से हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में आप लोग के पास अपलोड करने का प्रयास करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और साथ साथ जो लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़े हुए हैं उसको भी ये चैनल आपको वहाँ पे इसको वीडियो शुरू करें मिलेगा। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, इफ़को साहित्य सम्मान 2025। इफ़को साहित्य सम्मान 2025 से मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जैन जी को नवाजा गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2025 का इफ़को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जी को दिया गया है। अंकिता जैन को उसकी रचना ओर एक किसान के लिए उभरती लेखिका का पुरस्कार मिला है, जबकि मैत्रेयी पुष्पा को साहित्य जगत में योगदान के लिए प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा 11 लाख रुपये का इनाम दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इफ़को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जैन जी को दिया गया है, और अंकिता जैन जी की रचना का नाम है ओर एक किसान। और मुख्य रूप से पुरस्कार जो है वो मैत्रेयी पुष्पा जी को मिला है, जिसमें उनको 11 लाख रुपया और प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इफ़को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संस्था। इफ़को बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इफ़को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, या ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कह सकते हैं भारतीय कृषक खाद्य सहयोग समिति, या संगठन इसको हम लोग कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संस्था है, आप लोग याद रखिएगा। सहकारिता मतलब 4 से 5 लोग मिलकर, मिनिमम 7 लोग से शुरू किया जा सकता है सहकारिता, उसको हम एक संस्था के रूप में बना देते हैं, जहां आप लोग आपस में मिले से दूध उत्पादक सहयोग समिति हुआ, फसल उत्पादन हुआ, तो उसी तरह से खाद्य उत्पादक सहयोग समिति थी, जब अपने वर्तमान में व्यापक रूप में पूरे भारत और विश्व के स्तर पे कार्य कर रही है। इसके इफ़को के अध्यक्ष दिलीप संघानी जी हैं। इसकी स्थापना 1967 में नई दिल्ली में किया गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इफ़को साहित्य सम्मान किसको मिला है, तो मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जैन जी को मिला है। अगला है डीआरडीओ। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के एकीकृत चांदीपुर रेंज, इंटीग्रेटेड फायर रेंज जो है चांदीपुर उड़ीसा में, उसमें सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल जो होती है, जैसे हवा से हवा मार करने वाली
सतह से सतह मार करने वाली, सतह से हवा मार करने वाली, इस टाइप की मिसाइल होती है। उसी मार करने वाली कम दूरी की, जिसका रेंज कितना है, 150 से 500 किलोमीटर के बीच की है, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये उपलब्धि ये है कि एक साथ 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक एक ही लॉन्च व्हीकल से टेस्टिंग किया गया। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि एक ही साथ 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया प्रलय मिसाइल का, और इसका रेंज कितना है, 250 से 500 किलोमीटर तक का है। इसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है ये। और बैलिस्टिक मिसाइल वैसी मिसाइल होती है जो एक प्रवलयाकार पथ, जिसको हम लोग कहते हैं चपाकार पथ, जैसे यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ से छोड़ करके इसको इस टाइप का जो मार्ग का फॉलो करती है उसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और एक होती है क्रूज मिसाइल जो ज़मीन के सहारे इसी रेडियस में चलती है, इसको हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो इस टाइप की 2 मिसाइल होती है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज अधिक होता है, क्रूज मिसाइल का रेंज बहुत ही कम होता है। अगला है मणिपुर में मैतेई समुदाय। हम लोग अभी जान रहे हैं कि मैतेई और कुकी भर से संघर्ष मणिपुर में जारी है। इसी के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन भी आर्टिकल 356 के प्रयोग करके लगा हुआ है। तो मणिपुर के मैतेई समुदाय इमोइन इरिटा एक पर्व है वहाँ मणिपुर का नव उत्सव है। उससे पहले नया साल से एक दिन पहले मनाया जाता है। वो देवी इमोइनु अहोगबी को समर्पित है। उसको समर्पित उत्सव इमोइनु इरिटा उत्सव मनाया गया है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, खास करके एसएससी रेलवे के एग्जाम में उत्सव संबंधित एक प्रश्न फिक्स है कि पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को किया गया और इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत जी हैं। तो डीआरडीओ के बारे में ये मेरा स्टैटिस्टिक्स जानकारी हुआ। आप लोग इसको याद रखिएगा कि डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब होता है, 1 जनवरी 2026 को। जो भी हम लोग स्टैटिक जीके की बात करते हैं उसमें करेंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक में स्टैटिक बातों को पूछा जाता है, जिसमें इसी टाइप की जानकारी पूछी जाती है कि आपका डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगला हम लोग देखते हैं बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बेगम खालिदा जिया। जब जिया वहाँ पे बांग्लादेश में सैन्य शासन था, उसके बाद जब सैन्य शासन के बाद जब वहाँ चुनाव हुए तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेगम खालिदा जिया। उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1991 से 96 5 वर्ष और फिर 2001 से 6 2 बार 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री रही। उसके बाद 2006 से लगातार बांग्लादेश में जो है शेख हसीना की पार्टी की सरकार लगातार रही है, जिसको हम लोग अवामी लीग कहते हैं। और खालिदा जिया बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार मतलब अध्यक्ष रही है और खालिदा जिया अवामी लीग की रही है। यही दोनों की सरकार अदल बदल के रहती रही बांग्लादेश में। जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी हर मतलब दोनों एक दूसरे गठबंधन बना लेते हैं। जैसे बीजेपी गठबंधन को एनडीए कहा जाता है वहाँ भी, और यूपी कांग्रेस गठबंधन को महागठबंधन या इंडिया गठबंधन या पहले यूपीए कहा जाता था। ठीक उसी तरीक़ा से वहाँ भी बीएनपी और अवामी लीग थी। तो 2006 से लेकर लगातार शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी। इस बीच में इस पार्टी पे भी प्रतिबंध था और बांग्लादेश कई सारे की समस्याओं से जूझ रहा था। तो इसी बीच में वहाँ देखते होंगे कि सत्ता परिवर्तन हो गया। अभी वर्तमान में बांग्लादेश बहुत बुरी समस्या से गुजर रहा है। हिंदुओं पर अल्पसंख्यक पर हमले हो रहे हैं। तो ये मेंस का भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो इस टॉपिक को आप लोग बांग्लादेश समस्या भारत और संबंध को तैयार कर सकते हैं। अगला है दोहा, जो कि कतर की राजधानी है। वहां आयोजित फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में भारत के अर्जुन एरिगेसी ने कांस्य पदक जीता है और वहीं पे मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो पूछेगा कि फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियंस 2025 किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है और भारत के अर्जुन एरिगेसी ने वहां पर कांस्य पदक जीता है। अब अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है। इसके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा किया है कि 100 मिलीग्राम से ऊपर का अनुपात वाले कोई भी दवा होगी, जिसको हम लोग नीमोसोलाइड दवा पर कहते हैं, उस पर प्रतिबंध, उसके उत्पादन, बिक्री और भंडारण तीनों पे, प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल, ये तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके, नीमोसोलाइड दवा पे। नीमोसोलाइड दवा आप लोग जानते होंगे एक प्रकार की दर्द निवारक दवा है। स्टेरॉइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कालांतर में 100 मिलीग्राम से इसका प्रयोग अधिक किया जाए तो ये मानव पे खतरनाक रूप से प्रभाव डालता है। इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीमोसोलाइड दवा के पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बिहार संबंधित करंट अफेयर्स है कि मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है, यानी वहां पर अब सारे काम डिजिटल तरीके से होंगे। डिजिटल तरीके का होने का मतलब है कि वहां पर सारा कार्य कैसे होगा, डिजिटल तरीका से होगा और वहां पे ऑनलाइन काम बहुत होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, पेपर बचेंगे। सारे काम के लिए आपको पेपर ले जाने पड़ते थे, उसकी बचत। तो मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है। इसको हम लोग ने देखा। बिहार स्टेट सर्विस कमीशन, जो हम लोग कहते हैं बीएसएससी, तो बीएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं आलोक राज जी। ये बिहार में भर्ती प्रक्रिया करवाती है बीएसएससी। अभी ये सीरियल 4
उसके बाद बिहार 12th लेवल 10th लेवल की वैकेंसी करवाती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेके एएसओ बनने तक का। लेकिन ये ऐसी वैकेंसी है जो 5-5 6-6 साल में एक बार कंप्लीट होती है। बीएसएससी के नए चेयरमैन बनने से उम्मीद है कि इनमें भर्ती प्रक्रिया में बहाली आएगी। तो बीएसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बीएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं श्री आलोक राज जी। उसके बाद अगला है 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस में हुआ था। विश्व प्रबंधन मतलब वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस हुआ था। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। वहाँ पे पूरे भारत में बेस्ट शिक्षा मंत्री का पुरस्कार बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को मिला है, इसको याद रखिएगा। और उसी सम्मेलन में 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में ही नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड से प्रोफेसर NK अग्रवाल जी को शामिल मतलब मिला है, उनको पुरस्कार मिला है नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये तीनों बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, इसको आप लोग बहुत याद रखिएगा। अगला हम लोग का है गिग वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल की है। मेनली कारण क्या था कि जैसे गिग वर्कर्स है उसको प्लेटफॉर्म, उसके आईडी को जो भी जैसे जोला, ओला, उबर हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, इन सब जो आप लोग का ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है जो ऑनलाइन तरीके से काम करती है, जिसका अपना खुद का, जैसे जोमेटो के पास अपना कुछ नहीं है, वो क्या है, एक ऐप है, उसने अपने पार्टनर्स टैग कर लिए हैं होटल वालों से। आप उसके होटल संबंधित होटल से ऑर्डर कीजिए और जो स्विगी वाले आपको उसका डिलीवरी देंगे। तो इस टाइप की जो काम होते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, काम के इसके लाभों में काम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, महिलाओं को अन्य रोजगार मिल जाता है। भारत में रोजगार सृजन इसका होता है, करीब 1.5 करोड़ लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं पूरे भारत में। तो ये बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन का काम वर्तमान गिग वर्कर्स कर रहा है। लोग अपने काम, पढ़ाई के अलावा भी फ्लेक्सिबिलिटी समय के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या है कि इन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है, किसी प्रकार का बोनस जल्दी नहीं मिलता, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, छुट्टियों की समस्या होती है। तो इन सब कारणों से उसके बाद इनमें किसी भी प्रकार की समस्या, मतलब अपने छुट्टी या किसी पर्पज से काम नहीं किए तो बहुत बार शिकायत मिलता है कि इनके आईडी को, जो ये ऑनलाइन बढ़ते हैं, डिलीवरी पार्टनर बनते हैं, तो इनके आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इससे ये लोग बड़ी समस्या में थे। तो इसका जो है ऑनलाइन गिग वर्कर्स का पूरे देश में हड़ताल हुआ और सरकार ने ये हाल फिलहाल में इसको लेके अधिसूचना भी जारी की है कि किसी कंपनी को, किसी नियोक्ता को किस प्रकार से गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देना चाहिए। तो ये गिग वर्कर्स का देशव्यापी हड़ताल हुआ और इसको 1 दिन का हड़ताल था, समाप्त हो गया। अगला है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आपसे पूछा जाएगा, जैसे पहली वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर में कटरा तक, दिल्ली कटरा तक चली थी। तो ये प्रश्न बहुत समय तक एग्जाम से पूछा गया था कि पहली वंदे भारत कब चली थी। और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो गुवाहाटी से लेकर कोलकाता के बीच में चलाई जाएगी। इसकी घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने की है। अगला है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, यूरोपीय यूनियन का ये देश है। जो डाक सेवा है, जो पोस्ट ऑफिस हम लोग कहते हैं, डाक सेवा को हमेशा के लिए बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ की एक सरकारी डाक सेवा जिसका नाम था पोस्ट नॉर्ड, क्योंकि ये नॉर्डिक कंट्री है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, इन सबको हम लोग नॉर्डिक कंट्री कहते हैं, उसी रूप में इन्होंने अपना पोस्ट नॉर्ड नाम रखा था सरकारी डाक सेवा को। उसको 30 दिसंबर 2025 को अपना आखिरी खत डिलीवर किया। इसके हिसाब से वर्तमान डिजिटल युग में ऑफलाइन पोस्टल सेवा लोगों ने भेजना कम कर दी है, बंद कर दी है और इसकी व्यवहारिकता अब नहीं रही गई है। इसलिए इसको अब नए तरीके में बंद कर देना चाहिए। ये संदेश आप सब लोग डिजिटल तरीके से भेज रहे हैं। तो डेनमार्क ने लगभग 400 साल पुरानी अपनी पोस्टल सेवा को बंद कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि भारत में भी पोस्ट ऑफिस को अब नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये गांव-गांव तक फैले हुए थे। इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना मजबूत लिंक जो है जनता तक आम पहुंच को फिर से स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सरकार ने इसको बैंकिंग से जोड़ दिया है, जिसका कि महत्वपूर्ण लाभ मिल रहा है। अगला है लखनऊ की लखनवी रेवड़ी। यदि आप लोग लखनऊ स्टेशन जाते होंगे तो जैसे ही स्टेशन पे उतरते होंगे तो लखनऊ की रेवड़ी बिकते हुए ट्रेन में है वाले बेचते हुए मिलेंगे। तो इसी लखनऊ की रेवड़ी को GI टैग दिया गया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश 79 GI टैग के साथ भारत में प्रथम स्थान पर आ गया है। देखिए, GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक इसको कहते हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाले किसी उत्पाद, किसी कलाकृति, किसी विशेष व्यंजन, किसी विशेष खान पान को दिया जाता है। जैसे बिहार के मगही पान, जर्दालुआ, मिथिला मखाना, इन उसके बाद मरचा चावल जिसको धान कहते हैं, इन सब चीज़ों को भी बिहार में GI टैग मिला है। तो उसी तरीके से किसी क्षेत्र विशेष में उपजने वाले इन चीज़ों को GI टैग दिया जाता है। और भारत में GI टैग के लिए 1999 का अधिनियम है और 2004 में GI टैग के तहत दार्जिलिंग के चाय को पहला GI टैग दिया गया। तो आपसे स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जाता है कि हाल ही में लखनऊ की रेवड़ी को GI टैग मिला गया है। स्टेटमेंट सही है। भारत में सबसे अधिक GI टैग तमिलनाडु के पास है, तो गलत है, उत्तर प्रदेश के पास है। और भारत में प्रथम GI टैग
दार्जिलिंग की चाय को 2002 में दिया गया, तो हो सकता है कि 2004 में दिया गया। तो ये कथन स्टेटमेंट बना के इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा और हर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। अगला है, जैसे हम लोग इंडियन सेना की बात करते हैं तो भारतीय सेना में हर प्रकार का दस्ता होता है। महिला बटालियन होती है, पुरुष बटालियन भी होता है, उसी में जाति आधारित भी होता है। फिर उसी में भारतीय सेना में एक प्रकार का स्पेशल दस्ता है, इसमें पशु दस्ता कहते हैं। उस पशु दस्ता में घोड़ा होता है, कुत्ता होता है, खच्चर होता है, शिकारी पक्षी होते हैं, जिसको भारतीय सेना अपने स्तर पे ट्रेंड करती है। तो उसका एक अलग दस्ता होता है। भारत में आर्मियों के लिए पशु दस्ता वाला जो सेंटर है वो मेरठ में है, पशु छावनी वाला। तो उसका जो पशु दस्ता है भारतीय सेना का, पहला बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर, जिसको हम लोग पहले राजपथ कहते थे, वो अब कर्तव्य पथ नाम बदल गया है, वहाँ पर मार्च करेगा। इसमें 2 बैक्टीरियन ऊँट, 4 जास्कर खच्चर, 10 भारतीय नस्ल के सैन्य कुत्ते और पहले से सेवा मौजूद 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते इसमें शामिल होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा हाल फिलहाल में भारत की किस बटालियन ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है, तो उत्तर होगा पशु दस्ता। कौन होगा? भारतीय पशु दस्ता ने। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, बैक्टीरियन ऊँट, यही बैक्टीरियन ऊँट इस दस्ता का नेतृत्व करेगी। जैसे एक होता है ना, उसका भाग होगा, बाकी उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो इसका बैक्टीरियन ऊँट इसमें इसका नेतृत्व करेगी। बैक्टीरियन ऊँट एक प्रकार का विशेष ऊँट होता है जो कम पानी में भी जीवित रहता है। और हम लोग जानते हैं कि ऊँट में विशेष प्रकार की ऊँट है जिसमें 2 कुबर होता है, बाकी सब ऊँट में 1 कुबर होता है, लेकिन ये ऊँट जो है स्पेशल ऊँट होता है जिसमें 2 कुबर होता है। और ये ऊँट भारत में लद्दाख में पाया जाता है। एक बार स्टेटमेंट के रूप में पूछा था और कहा था कि बैक्टीरियन ऊँट भारत में नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत था। एक कुंवर वाला ऊँट जो होता है, जैसे हम लोग इसको राजस्थान में देखते हैं, तो वो सिंगल ऊँट वाला कुंवर होता है, लेकिन उसको समय समय पर पानी चाहिए होता है। लेकिन जो 2 कुंवर वाले ऊँट होते हैं वो करीब 20 से 30 दिन तक भी बिना पानी पिए रह सकते हैं। और ये खास करके जो क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे जलवायु सुवेद क्षेत्र है, वो लद्दाख वाले इलाके, वहाँ पे सेना की मदद करते हैं। और ये एक बार में लगभग 2 बैक्टीरियन ऊँट जो है वो 250 किलो केजी का वजन जो है वो उठा के चल सकते हैं। तो सेना की बहुत मदद करते हैं बैक्टीरियन ऊँट। तो उसको ये बैक्टीरियन ऊँट हेड करेंगे और इसका 2 कुबर होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में बैक्टीरियन ऊँट पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यूपीपीएससी, यूपीएससी, झारखंड पीसीएस ने एक ऊँट होता है खराई ऊँट, जो कि स्पेशल रूप से पाया जाता है नमकीन वाले इलाके, राजस्थान, ये गुजरात के कच्छ के रण में, और ये तैरते हैं और ये नमकीन वाले इलाके में पाए जाते हैं, तो उसको खराई ऊँट कहा जाता है। उस पर एक बार प्रश्न पूछ चुका है, तो उम्मीद है कि बैक्टीरियन ऊँट पे आपसे बीपीएससी, यूपीएससी प्रश्न पूछे या बिहार कोई भी एग्जाम में पूछे। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एआई रेडीनेस तथा ए आधारित कौशल विकास के लिए स्किल द नेशन चैलेंज का शुरुआत किया है। तो आपसे पूछेगा कि स्किल द नेशन चैलेंज किसने शुरू किया है, तो राष्ट्रपति महोदया ने शुरू किया है। किसके लिए? एआई रेडीनेस तथा ए आधारित कौशल विकास के लिए। तो ये हम लोग का हो गया। अगला है, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर, क्या है, चिनाब नदी पर 260 मेगावाट के दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना 2 को मंजूरी दी है। ये दुलहस्ती जो है गांव का नाम है, वहीं पे चिनाब नदी पर ये जल विद्युत परियोजना है, रन ऑफ द रिवर परियोजना है। अब देखिए परियोजना, ये रन ऑफ द रिवर परियोजना क्या होता है कि समनदी का पानी बहता रहेगा, वही ऊपर से टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन घूमेंगे, इससे मॉडल होकर कंडक्टर रहेगा अल्टरनेटर, और ये बिजली पैदा करेगा। ये रन ऑफ रिवर प्लांट है, इसमें पानी को किसी तरीके से रोका नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस पर विरोध जता रहा है और कह रहा है कि वो ये जो है सिंधु नदी जल समझौता जो है उसके ये खिलाफ है। हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इंडस वाटर रिवर वाटर ट्रीटी हुआ था। इसमें जो ऊपर की नदियां हैं, सिंधु, इसको कहते हैं झेलम और चिनाब, ये 3 नदी के 80% पानी पर पाकिस्तान का और 20% पानी पे भारत का हक दिया गया। और जबकि नीचे की 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी, इस 3 नदी के 80% पानी पर भारत का और 20% पानी पे पाकिस्तान का हक दिया गया। चूँकि ये सारी नदियां भारत से होकर बहती है, इसलिए भारत इस पर अपना पहला हक बताता है और इसको नदी जल समझौता को असैद्धांतिक और व्यावहारिक नहीं मानता है। तो भारत जो है रन ऑफ रिवर प्लांट हालांकि बना सकता है, तो उसके लिए दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है और पाकिस्तान इसको विरोध कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि जिस समय पहलगाम में जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसमें सोफिया कुरैशी जो भारत की थी वो हेड कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु नदी जल समझौता को रद्द कर दिया था और अब पाकिस्तान सरकार की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान भी सिंधु नदी जल समझौता से खुद को बाहर कर लें। अगला है हम लोग का न्यूयॉर्क, अमेरिका
का एक शहर है, वहाँ के 112वें मेयर बने हैं ज़हरान ममदानी। ये भारतीय मूल के मुस्लिम हैं, याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के मुस्लिम हैं और मेयर के चुनाव जीते हैं न्यूयॉर्क में, और पहले एशियाई मूल के व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट रूप में याद रखिएगा। अगला एक हम लोग का है देश करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला तथा यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया है। इससे पहले 20 देश जो है वो अपने पूरे देश में व्यापार के लिए यूज़ के लिए मुद्रा का यूज़ करता था, इसको यूरो मुद्रा कहा जाता है। उस जोन जो उस देश उस क्षेत्र को है उसको यूरो जोन क्षेत्र कहा जाता था। तो बुल्गारिया 21वां देश बन गया है। देखिए, बुल्गारिया एक बाल्कन देश है, जिसको हम लोग जानते हैं लातविया, लिथुआनिया, जो बाल्टिक कंट्री है उसी के साथ बाल्कन प्रायद्वीप के साथ। तो बाल्कन प्रायद्वीप का ये देश है बुल्गारिया। और हम लोग जानते हैं बाल्कन देश में अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनिग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, स्लोवानिया, ग्रीस, रोमानिया और तुर्की वाले भाग को हम लोग बाल्कन देश और यह कहा जाता है, जो कि बाल्कन प्रायद्वीप का भाग है। और एक सीमा इसकी बुल्गारिया का काला सागर से लगता है। देखिए, यूरो जो है 2007 में ही यूरोपीय संघ का ये भाग रूस बुल्गारिया बन गया था। 2007 में ही यूरोपीय संघ का भाग बन गया। देखिए, यूरोपीय संघ और यूरो जोन दोनों दो चीज़ें, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। और 2004 से नाटो का इसका सदस्य है कौन? बुल्गारिया। और बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण देश है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और बुल्गारिया जो है 2007 में यूरोपीय संघ का भाग बना, जिसको हम लोग प्रचलित रूप में EU यूरोपीय यूनियन कहते हैं। और 2004 से नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसमें 32 टोटल सदस्य शामिल हैं। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। देखिए, यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का, पहले इसमें 28 देश थे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया तो उसको ब्रेग्जिट कहा गया। तो इसमें 27 सदस्य देश हैं और ये सारे देश मिलकर व्यापार, वीज़ा, इन सब चीज़ों के लिए आपस में साथ मिलकर काम करते हैं। उसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच संधि से हुई थी। वहीं यूरो जोन एक प्रकार की कॉमन मुद्रा अपनाने की पद्धति है, जिसमें सभी देश यूरो मुद्रा अपनाएंगे। उसकी स्थापना 1 जनवरी 1999 को हुई और इसमें टोटल कितने देश हैं? 21 देश हैं। इधर याद रखिएगा 27 देश है, इसमें 21 देश है, दोनों दो चीज़ है। अगला है वर्ष 2026 का इजराइल का शांति पुरस्कार जो है राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है या खरीदा गया है, वो बात की बात है। रूस ने अपने बोस्तोचन स्पेस पोर्ट, वहाँ का पोर्ट है बोस्तोचन एक्सप्रेस पोर्ट से सुओज 2.1B रॉकेट से 52 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया है। ये जो है रूस के अपने सुएज 2.1B रॉकेट से बोस्तोचन स्पेस पोर्ट से एक साथ 52 उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला है एक लिस्ट जारी हुई है, हुरून संस्था है, उसके तरफ से हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है। हुरून एक संस्था है, उसके तरफ से हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है। उसमें भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर जो होते हैं, इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, उसमें जय श्री उल्लाल को शीर्ष स्थान मिला है प्रोफेशनल मैनेजर की कैटेगरी में। अगला हम लोग याद करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने पिपहड़वा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। पिपहड़वा जो 1881 में इन अवशेषों की खोज हुई थी। पिपहड़वा हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है, यूपी में पिपहड़वा स्थान है। और इतिहास में हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि बुद्ध जो है शाक्य वंश के थे और उनके माता पिता जो है शाक्य वंश के राजा थे और रानी थी, और गौतम बुद्ध शाक्य वंश के राजकुमार होने वाले थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु के बारे में कहा जाता है कि उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो कि नेपाल में स्थित है। लेकिन इन अवशेषों के बारे में चर्चा किया जाता है कि जिस कपिलवस्तु की चर्चा इतिहास में की गई है वो कपिलवस्तु नेपाल नहीं, बल्कि वो जो यूपी का सिद्धार्थनगर जिले का पिपहड़वा स्थान है वही कपिलवस्तु है वास्तविक में। तो इसलिए उसकी चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है। इस प्रदर्शनी का शीर्षक है द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, ये शीर्षक है। और पिपहड़वा वर्तमान में यूपी में सिद्धार्थनगर, वही गौतम बुद्ध का जो ओरिजिनल नाम था वो सिद्धार्थ जी था। इसका संबंध शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु से माना गया है। अगला हम लोग का है 13वां मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ये खेल पुरस्कार है जो यूएई सरकार द्वारा दिया जाता है। 2008 से ये पुरस्कार की शुरुआत की गई है और इस बार ये पुरस्कार जो है दुबई में घोषित हुआ है। और इस पुरस्कार के तहत सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये हुई है कि सर्बिया के जो टेनिस स्टार हैं नोवाक जोकोविच, उसको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटक में विजय
पथ, ये नाम है विज एआई पथ। क्या नाम है? विज एआई पथ लैब्स की शुरुआत की है। कहाँ शुरुआत की है? तो कर्नाटक के सरकारी स्कूल में, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इस नोट्स को आप लोग ऐड कर दिएगा। कर्नाटक के सरकारी स्कूल में इस लैब की शुरुआत की है। और यह लैब करेगा क्या? तो यह स्टेम, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स आदि में छात्रों की रुचि को बढ़ाएगा। उसके लिए प्लेटफॉर्म देगा जहाँ वो लोग बेहतर तरीके से कार्य कर सके। अगला है भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, कनेक्टिंग इंडिया। तो बीएसएनएल ने देश भर के सभी दूर संचार सर्किल में वाईफाई फॉर वॉइस पहल की शुरुआत की है। ये पहल जैसे एक मत जान लीजिए, जैसे आपके घर में बहुत या बेसमेंट एरिया है या कोई एरिया आपको होगा जहां आपने जियो, एयरटेल या किसी बीएसएनएल का ही आपने वहां वाईफाई सर्विस लगा लिया हो और वहां वाईफाई सर्विस मिल जाता है, लेकिन वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है। तो उस परिस्थिति में बीएसएनएल ने वॉइस ओवर वाईफाई की शुरुआत की है। इसको वीओ वाईफाई कहा जा रहा है, जिसमें वाईफाई यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप उसी नंबर के जरिए फोन कॉल कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। इससे होगा क्या कि आप नेटवर्क में कनेक्ट में रहिएगा, किसी वाईफाई के जरिए भी आप फोन से कॉल कर सकते हैं। तो ये वॉइस कॉल सेवा को बेहतर करेगा जहां वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध है लेकिन मोबाइल टावर नहीं है, जैसे बेसमेंट एरिया, ऊंची इमारतें, घर, कार्यालय, ऑफिस, इन सब चीज़ों में। अगला है गुजरात सरकार, राजधानी गांधीनगर ने गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, इसका फुल फॉर्म होता है टेक सिटी, में इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ करने की घोषणा की है। वर्तमान में एआई जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बनते जा रही है, इसलिए एआई के लेके भारत सरकार और विश्व के लेवल पे कई प्रयास किए जा रहे हैं। पिछला साल का एआई शिखर सम्मेलन जो है वो पेरिस में हुआ और तीसरा और चौथा एआई शिखर सम्मेलन 2026 में भारत में होने जा रहा है। भारत एआई के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य भी कर रहा है और इंडिया एआई मिशन की भी शुरुआत की गई है। अगला है भारत की खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा, उत्तर प्रदेश की हैं, यूपी वारियर्स की तरफ से खेलती भी हैं महिला प्रीमियर लीग में। इन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 150 प्लस विकेट लिया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में कोई महिला ने 150 प्लस विकेट लिया है। तो दीप्ति शर्मा ये राइट हैंड से बॉलिंग करती है, लेफ्ट हैंड से बैटिंग करती है। तो 150 प्लस विकेट लेकर टी20 नेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। और इसी के साथ स्मृति मंदाना जो है 10,000 प्लस रन पूरा करने वाली मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला बन गई है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ई स्वास्थ्य संवाद ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें क्या चीज़ है तो मेडिकल शिक्षा, जो वहाँ पे एजुकेशन शिक्षा दी जा रही है मेडिकल फील्ड में, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जो शिक्षा दी रही है, चाहे वो पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, चाहे कोई भी कोर्स दी जा रही है, उसमें शासन व्यवस्था को बेहतर किया जाए, फीस मैनेजमेंट बेहतर किया जाए, हॉस्टल फैसिलिटी, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ बेहतर हो, उसके लिए ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कहाँ? राजस्थान सरकार ने। अगला है 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके विजेता कौन बने हैं तो पुरुष एकल में ऋत्विक संजीव एस ने भरत राघव को हराकर, और महिला वर्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सूर्या करिश्मा तामिरी ने तन्वी पात्री को हराकर जीता है। तो इसको दोनों को याद रखिएगा। पुरुष वर्ग के विजेता ऋत्विक संजीत एस और महिला वर्ग में सूर्या करिश्मा तामिरी। अगला है एक, हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर अरुणाचल में वो गांव का नाम है डोंग गांव। क्या नाम है? डोंग। तो ये जो अंजोब ज़िला है, हम लोग जैसे भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये हुआ हम लोग का ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो भारत का सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है वो जम्मू अरुणाचल प्रदेश के अंजोब जिला, जिसको अंजू जिला भी कहा जाता है, वो म्यांमार चीन सीमा के पास है और लोहित नदी यहीं से पास करती है भारत में। यहीं पे एक गांव का नाम है किबुथू, वहाँ भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं रहती है। भारत का सबसे पूर्वी आबादी वाला गांव कौन सा है? वो आबादी वाला गांव है डोंग गांव, जो कि भारत का सबसे पूर्वी गांव जहाँ सूर्योदय प्राप्त करने वाला प्रथम मानव आवास है। यहाँ पर मयोर और मिसमी, ये दोनों स्टेटिक करंट अफेयर्स याद रखिएगा। मयोर और मिसमी जनजाति कहाँ रहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। और डोंग गांव में सूर्योदय, नए वर्ष का पहला जो सूर्योदय होता है उसके लिए आलो प्रभात उषा नृत्य पूछेगा। आलो प्रभात उषा नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है नए वर्ष के उल्लास में? तो अरुणाचल प्रदेश में नए साल के पहले सूर्योदय के उपलक्ष्य में। और ये मनाया जाता है डोंग गांव में मिसमी और मयोर जनजाति द्वारा। ये पूर्वी बिंदु हम लोग का हो गया किबुथू गांव, अंजी जिला, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु हम लोग का है गुजरात में, जिसको हम लोग गहीर माथा पॉइंट कहा जाता है, जो सर क्रीक के पास स्थित है। और भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु होता है वो अंडमान निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट पर है। और जम्मू कश्मीर में ऊपर पर उत्तरी में सबसे इंदिरा कॉल है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट।
प्री मेंस इंटरव्यू या वनडे एग्ज़ाम किसी भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में महेश अग्रवाल बनाम भारत संघवाद। ये महेश अग्रवाल एक प्रकार का अपराधी है। इसके ऊपर यूएपीए सहित कोयला घोटाला, कई प्रकार के घोटाले केस इस पे दर्ज हैं। और ये जो है उद्योगपति थे और इन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए क्या दिया था आवेदन, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने से के नाम पर इसको पासपोर्ट को नवीकरण करने से रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए महोदय, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि पासपोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो भाग है उसी का ये हिस्सा है, इसलिए पासपोर्ट रखने का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार है, इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेवारी तय करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी जहां इसका केस पेंडिंग है वहां के आपराधिक न्यायालय के पास है। तो वो कोर्ट निर्णय दे देगा कि इसको विदेश जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन ये पासपोर्ट देने के अधिकार से इसको वंचित नहीं किया जा सकता है। कहा कि आवागमन, यात्रा और आजीविका का स्वतंत्रता इस गारंटी के अंतर्गत आती है। तो आपसे पूछेगा कि हाल फिलहाल में पासपोर्ट का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना गया है, तो बहुत लोग कहेंगे सर अनुच्छेद 19 के तहत कहीं भी आने जाने का अधिकार मिला है तो अनुच्छेद 19 दिया रहेगा तो लोग टिक मार देंगे, लेकिन यहाँ अनुच्छेद 21 इसके तहत माना गया है। इसमें हम लोग जानते हैं कि विदेश जाने का अधिकार जो है मेनका गांधी बाद में मूल अधिकार माना गया था, हम लोग मान सकते हैं। अगला है इसी मूल, ये जो अनुच्छेद 21 है इसकी भारत में सबसे ज़्यादा व्यापक पैमाने पे व्याख्या हुई है। इसमें मनपसंद शादी करने का अधिकार जो यूपीएससी पूछ चुका है, निजता का अधिकार इसी में है। उसके बाद पासपोर्ट का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, बेहतर पर्यावरण का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, फहीम श्रीन बेनाम था जो अरुणिमा सिन्हा का बात था उसमें ये सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हैं। और इसमें दिनों दिन व्याख्या और बदलाव होते जा रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण मानव जीवन की बात करता है, और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको सुप्रीम कोर्ट अपने व्याख्यान में शामिल करते जा रहा है। अगला है केंद्रीय मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने असम में नव वैष्णव धर्म, एक प्रकार का असम में धर्म पना था जो वैष्णव संप्रदाय संप्रदित थे, उसके संस्थापक थे श्रीमंत शंकर देव। इनका जन्मस्थान असम के नौगांव जिले में बाटा दरोबा गांव पड़ता है, या बोर दरोबा या बटा दरबा गांव कहते हैं। उसी के स्थान पे बटा दरबा थान का उद्घाटन किया गया है। किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। तो प्रश्न पूछेगा हाल ही में बटा दरबा थान का संबंध किस व्यक्ति से रहा है, तो ऑप्शन में आपको 3-4 व्यक्ति का नाम दे देगा, शंकर देव जी, चैतन्य महाप्रभु जी, मीरा, या जो भी ऑप्शन दे दे तो आपको श्रीमंत शंकर देव जी ऑप्शन में मारना है। भारत की एक स्की, जो बर्फ पे जो खेल होता है उसको हम लोग स्की खेल कहते हैं, उसकी एक प्लेयर हैं या जो हम लोग पर्वतारोही कहते हैं उसको भी, काम्या कार्तिकेयन है जो बच्ची 18 वर्ष की महिला है। वो पोल साउथ पोल दक्षिण बिंदु पर स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन, रिकॉर्ड बनाकर। अगला है संथाली भाषा। क्या है? संथाली भाषा। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा में भारतीय संविधान की प्रति का अनावरण किया। मतलब उसके एक, जैसे भारतीय संविधान हिंदी इंग्लिश भाषा में था, बाद में संस्कृत मैथिली सभी भाषाओं में भी अनावरण किया गया, ठीक उसी तरीके से संथाली भाषा में भी उसकी प्रतिलिपि का शुभारंभ किया गया। अब संथाली भाषा के बारे में जान लेते हैं। ये ऑस्ट्रिया एशियाटिक भाषा परिवार, देखिए भाषा परिवार होता है जैसे भारो यूरोपियन परिवार, भारतीय यूरोपियन भाषा परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, उसी में से एक भाषा परिवार जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, उसी एक की मुंडा शाखा है, उसकी भाषा जो है वो संथाली भाषा है। और इसकी लिपि का नाम है ओल्ड चिक्की लिपि। आपसे पूछा जा सकता है जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, इंग्लिश भाषा की लिपि है रोमन, मैथिली भाषा की लिपि है तिरहुता, बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला। उसी तरीका से आपसे पूछा सकता है कि ओल्ड चिक्की लिपि किस भाषा की लिपि है, तो संथाली भाषा की लिपि है। और इस लिपि की खोज 1925 में रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था, इसलिए इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो इसीलिए 2025 में, तो इसीलिए इसमें संथाली भाषा में भारतीय संविधान की प्रति का शुभारंभ किया गया। और ये भाषा बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। और हम लोग जानते हैं कि संथाली भाषा को मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को, कौन कौन भाषा? मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को 2003 में 92 संविधान संशोधन जो हुआ था, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा थी। बाद में सिंधु भाषा जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, और फिर बाद में मणिपुरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को जोड़ा गया। तो कुल 22 भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल है। याद रखिएगा, अष्टम अनुसूची में भोजपुरी, इंग्लिश, राजस्थानी ये सब भाषा शामिल नहीं है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला है रूस के बेजमियानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का क्या नाम है? रूस का ज्वालामुखी है बेजमियानी ज्वालामुखी में 69 वर्ष बाद विस्फोट हुआ है। चर्चा में रहा मुकमल्ला बंदरगाह। ये बंदरगाह है सऊदी अरब, जानते हैं कि यमन में हुती विद्रोही, जो हुती विद्रोही है, यह ईरान समर्थित विद्रोही है। इस ईरान समर्थित विद्रोही को, इसका कंट्रोल भी बहुत सारे एरिया पे है, और चूंकि इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहा यूएई, जो संयुक्त अरब अमीरात है, तो यूएई ने जो है मुकम्मला बंदरगाह पे हमला कर दिया है। वहाँ के बंदरगाह पे अब संरचना को नष्ट कर दिया, बमबारी कर दिया। तो ये बंदरगाह अदन की खाड़ी में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि चर्चा में रहा मुकम्मला बंदरगाह का संबंध अदन की खाड़ी में, जो यमन में स्थित है। यमन की राजधानी सना है, और यह गृह युद्ध से प्रभावित देश है। और जो पश्चिम एशिया है उसमें हम लोग बता देते हैं कि यमन में हुती विद्रोह का बीच में संघर्ष हो रहा है। उसके बाद जो हम लोग का फिलिस्तीन गजा है, तो गजा में हमास का गजा में संगठन जो कार्य करता है, जो वो है हमास। उसके बाद लेबनान में जो कार्य करता है उसको लेबनान वाले को कहा जाता है हिजबुल्लाह। क्या कहा जाता है? हिजबुल्लाह। और जो तुर्की साइड का जो, और तुर्की में जो है वो कुर्द लड़ाके काम करते हैं। तो ये आपसे मिलान करने में आपसे आ सकता है। जैसे नाइजीरिया, प्रश्न ऐसे पूछे जब भी जा चुके हैं कि नाइजीरिया में संगठन जो काम कर रहा है विरोध के रूप में, वो नाइजीरिया में बोको हरम है, यमन में हुती विद्रोही है, हमास में गजा में हमास है, और लेबनान में हिजबुल्लाह है, और जो तुर्की है वहाँ पे कुर्द लड़ाके हैं। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। जैसे भारत में नक्सली है ना जी, वैसी इस टाइप की संस्था है, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा है। यूरोपीय संघ, जानते हैं पीछे भी चर्चा कर चुके हैं ना, 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम लागू करने का फैसला किया। देखिए सीबीएम क्या होता है इसको समझिए। मान लिया जाए कि यदि आपके, जैसे आप लोग अपने कोई भारत देश है एक्स, या एक्स देश ने अपने यहाँ भारत देश में सीमेंट उत्पादन किया, और सीमेंट उत्पादन करने में इसने 20 रुपया के बराबर हर्जाना के लायक यदि इसने पर्यावरण प्रदूषण किया, जैसे इसने नवीकरणीय ऊर्जा की जगह अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली बना के सीमेंट उत्पादन किया, इसमें धूल दस्त के मानकों का नहीं प्रयोग किया, पर्यावरण खनन करते वक्त जो इसमें मटेरियल है उसमें जंगल और पेड़ काटे गए, इन सब चीज़ों के मान लिया जाए इसमें 20 रुपया पर्यावरण हर्जाना का उपयोग कर लिया है। तो जब ये सीमेंट पहुंचेगा कहाँ? यूरोपीय यूनियन में देशों में, तो वहाँ पे उसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत ये टैक्स 20 रुपया उसको एक्स्ट्रा लग जाएगा। इससे ये वस्तुएं जो है यूरोप में जाने पे महंगा हो जाएगी। इसलिए ये वैश्विक पहल है, और ये दिखाने का प्रयास है कि दुनिया के सब लोग जो है वो अपने इंडस्ट्री में, खास करके जो कार्बन और स्टील पे भी लगाया गया है, तो ये दोनों इंडस्ट्री यदि आप कर रहे हैं इसमें हरित चीज़ों का उपयोग कीजिए। अगला है चीन ने टाइप 005 डिस्ट्रोवाइटर है, इससे YG, ये मॉडल है YG-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये चीन करते रहता है। अब हाइपरसोनिक, सोनिक, सबसोनिक क्या होता है? इससे ध्वनिक गति होता है। तो ध्वनिक गति जैसे 1 मैक की गति को सोनिक कहते हैं, उससे नीचे को सबसोनिक, और 1 से 5 के मैक गति को सुपरसोनिक, और 5 से प्लस को हाइपरसोनिक गति कहते हैं। ठीक ना? तो ये 3 प्रकार का होगा, 1 से कम सबसोनिक, 1 सोनिक, 1 से 5 सुपरसोनिक, 5 से प्लस हाइपरसोनिक। अब देखिए सोनिक मतलब ध्वनि की गति और किसी माध्यम में उसकी गति के अनुपात को मैक कहा जाता है। तो ये हुआ कि सोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। अब ध्वनिक गति कितना होता है? 320 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में। अन्य मटेरियल में ध्वनिक गति बदलती रहती है। गान नगाई उत्सव मनाया गया है मणिपुर में, आप लोग याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग है, पेरू की अमेजन की बिना डंक वाली अमेजोनियन मधुमक्खियाँ, ये मधुमक्खी का नाम है अमेजोनियन मधुमक्खी। इसमें डंक नहीं होता है, और कानूनी अधिकार इसको मिला है संरक्षण के लिए। तो कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति बन गई है। वो कौन बनी है? तो पेरू के अमेजन की बिना डंक वाली चीटी मधुमक्खियाँ। आपसे पूछेगा कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा अमेजोनियन मधुमक्खी, जिसे कानूनी अधिकार मिला है, दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति है, किस देश से है? तो अमेजन का जो क्षेत्र है उसमें ब्राज़ील है, पेरू है, बोलिविया है, उरुग्वे है। इन सब देश का उदाहरण आपको 4 गुम दे देगा। जानकारी नहीं रहेगी तो आप हो सकता है ब्राज़ील मार दें, या तो ये इसका आंसर पेरू है। अब यहीं पे एक देश है दक्षिण अमेरिका का ही लैटिन अमेरिकी देश है वेनेजुएला। इसकी राजधानी है काराकस। दुनिया का सबसे विध्वस्त काम हुआ है वहाँ पे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको हथियार, ड्रग्स तस्करी, इन सब मामलों में लपेट कर उसको उसकी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके अगवा कर लिया, और उसे न्यूयॉर्क ले जाया गया है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका वहाँ पर उसके ऊपर मुकदमा चलाएगा।
यहाँ सबसे मेन है कि दुनिया में सबसे अधिक तेल भंडार रिजर्व का कम से कम 320 मिलियन बिलियन क्यूबिक का भंडार वेनेजुएला के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला क्षेत्र देश कौन है? वो है वेनेजुएला। उत्पादन की बात हम नहीं कर रहे हैं, भंडारण की बात कर रहे हैं, वो है वेनेजुएला के पास। और इसके कुल जीडीपी में निर्यात में 50% योगदान अकेले कच्चा तेल का है। चूंकि जो निकोलस मादुरो है वो चीन और रूस समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में है और वो पूंजीवाद के विरोधी है, अमेरिका का विरोधी रहा है, तो वो अमेरिकी पूंजीवादी नीतियों को मानना नहीं चाहता है। तो उसने वहाँ पे ज़बरदस्ती तरीके से कई प्रकार के कि ये ड्रग्स तस्करी करता है, ये इस तरह का काम करता है, तो इसलिए इसको जो है स्वीकार कर लिया और जो है इसको क्या कर लिया, गिरफ्तार करके ले गया गया। ये गलत तरीका है। हाँ, निकोलस मादुरो और इसके जो अन्य सहयोगी हैं वो पिछले 26 साल से वहाँ पे वेनेजुएला में शासन कर रहे हैं। लेकिन शासन करना ये जनता का अधिकार है कि वहाँ के देश चुने कि वो हम किस प्रकार की सरकार चुनते हैं। अमेरिका ने ये जो काम किया है वो बहुत ही गलत कार्य किया है। तो ये हम लोग का आज का करंट अफेयर्स है। इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और फिर से वो नए प्रकार के उपनिवेशवाद का जन्म होगा, जिसको हम लोग नव उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसके तहत कोई भी देश अपने हितों के लिए किसी भी देश में सरकार को अस्थिर कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा। और वो प्रभुत्ववादी विचारधारा जो 14वीं 15वीं दशक के अंतिम में और 16वीं 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जो उपनिवेशवाद उत्पन्न हुआ था यूरोप से और उसका नया रूप फैल रहा है, जैसे चीन का ऋण जाल हुआ, अमेरिका का ये अपनी नीति मनवाने वाला बात हुआ, तो ये सारे उसके नव उपनिवेशवाद का ही फिराक है, उदाहरण है। तो इससे दुनिया के देशों को एक साथ मिलना चाहिए, खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर कार्य करना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो दंत रहित विष रहित संगठन है और अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो वो खुद अपने खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने से पहले खुद वो वीटो लगा देगा, तो कोई भी कार्य हो भी नहीं पाएगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का अपराध भी तय नहीं हो पाएगा। तो ये खराब वैश्विक व्यवस्था को जन्म दे रहा है। कौन दे रहा है? अमेरिका। तो आज के लिए इतना ही। 1 से 4 जनवरी तक का वीडियो था। आप लोग इस करेंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि आप उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रिपेयर कीजिए और प्रिपेयर करने के बाद उसको डेली पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करना और करेंट अफेयर्स किसी एक बुक से 1 दिन 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रयास कीजिए डेली करेंट अफेयर्स लिखने का और नोट्स बनाइए। आपके सफलता के लिए अवश्य मार्गदर्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।